नमस्कार साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे अभी सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन से संबंधित हमारा टॉपिक चल रहा है और उसमें हमने कृषि से संबंधित बात की है, फसल से संबंधित बात की है। अब उसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम पशुपालन से संबंधित बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं उन किस प्रकार से पशुपालन करते थे। और ये एक तरह से फैक्ट के रूप में भी है कि गुजरात का नेस्दी पशुपालक का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, और यहाँ से हमें देखिए बैल, गाय, भेड़, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता से बैल, गाय, भेड़, बकरी, ऊंट के प्रमाण हमें मिलते हैं। लेकिन गाय, ऊंट व घोड़े का अंकन मुहरों पर देखने को नहीं मिलता है। गाय, घोड़ा और ऊंट, इनका अंकन हमें मुहरों पर देखने को नहीं मिलता है। तो मुहरों पर कौन देखने को मिलते हैं? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे प्रमुख पशु था वो बैल था, वो भी एक सींग वाला बैल था, है ना। तो वहाँ पर वो हमें देखने को मिलते हैं। बार बार हम बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो मूवी की, है ना। उस मूवी में आप अंतिम रूप में देखेंगे तो अंत में जब वो सिंधु नदी पर बाढ़ आती है और वो गंगा के किनारे आके आ जाते हैं, तब लास्ट में उस मूवी में एक श्रृंगी बैल दिखाया जाता है, बिल्कुल वाइट कलर का। तो आप उस बैल की प्रमुख भूमिका समझ सकते हैं कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में बैल प्रमुख पशु था। और इसी सभ्यता, जब ये सभ्यता पतन की ओर जाएगी और एक नई संस्कृति हमारे समक्ष आएगी भारतवर्ष में, जो वैदिक संस्कृति है, और वैदिक संस्कृति भी इसी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। वहाँ पर, यहाँ पर बैल प्रमुख है, तो वैदिक संस्कृति में हम देखेंगे तो गाय का बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। गाय को एक तरह से बहुत ही ज़्यादा एक पूजनीय पशु बन जाएगा, तो उसके भी हम आगे वैदिक संस्कृति में देखेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में गाय की बात की, लेकिन गाय की आकृतियाँ, कोई मूर्ति व चित्र यहाँ पर नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में गाय की कोई आकृति युक्त कोई मूर्ति नहीं मिली और कोई चित्र नहीं मिला है। गाय से संबंधित जो भी प्रमाण मिलेंगे हमें, वो वैदिक संस्कृति में हमें मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि गाय वैदिक संस्कृति में, आज के युग में हम अगर किसी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो कैसे पता चलता है? धन से। उस दौर में, वैदिक संस्कृति के दौर में, जिसके पास ज़्यादा गाय होती थी वही धनी व्यक्ति माना जाता था। तो गाय का इतना बड़ा एक प्रमुख रूप में भूमिका निभाएगी वैदिक संस्कृति में। देखिए, गाय की आकृति कोई मूर्ति और चित्र नहीं मिल रही सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, ध्यान रहे। ऊंट के प्रमाण हमें जो मिलते हैं मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से मिलते हैं। मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से हमें ऊंट के साक्ष्य मिलते हैं। अब देखिए, घोड़े से संबंधित बात करते हैं। घोड़े से संबंधित बात करें तो घोड़े की हड्डियां हमें देखने को मिलती है गुजरात के सुरकोटला से। घोड़े की हड्डियां कहाँ से मिली है? गुजरात के सुरकोटला से। फिर हमें मिलेगी घोड़े की टेराकोटी की मूर्तियाँ, है ना। वो कहाँ से मिलेगी? मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह से, है ना। मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह से और लोथल से, गुजरात के लोथल से हमें घोड़े की ऊपरी से, मतलब ये टेराकोटा की मूर्तियाँ मिलेगी। और घोड़े के दांत मिलेंगे हमें रानागुंडई से। तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे? लेकिन अब तक इतिहासकारों का मानना है कि संभवतः घोड़े से परिचित नहीं थे। ठीक है, लेकिन फिर भी इतने साक्ष्य मिले हैं, लेकिन फिर भी संभवतः वो लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, क्योंकि घोड़े का ज़्यादा हमें रोल यहाँ देखने को नहीं मिलता। क्योंकि हड्डियाँ हमें मिल रही है और उनकी कुछ टेराकोटा की मूर्तियाँ मिल रही है, लेकिन अब तक घोड़े के बारे में अगर सवाल पूछा जाए तो घोड़े से वह लोग अपरिचित है, संभवतः ये माना जाता है। फिर और भी अगर कोई साक्ष्य मिलेंगे तो हम अपडेट बताएंगे आपको। आगे बात करते हैं, गाय, घोड़ा, ऊंट के चित्र हड़प्पा सभ्यता की मुहर पर नहीं मिले हैं। ये बात यहाँ भी की हमने। ठीक है, मुहर पर और कौन नहीं मिले? गाय, ऊंट, घोड़े, है ना। गाय, ऊंट, घोड़े के चित्र दोबारा लिख दिया है, कोई बात नहीं। इनका मुहरों पर कोई अंकन नहीं मिला है, ये ध्यान रहे आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रमुख उद्योग की। ठीक है, अब ये पशुपालन से संबंधित बातें की, अब हम बात करेंगे प्रमुख उद्योग की। उद्योग से संबंधित बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता थी। ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता थी। देखिए, ताम्र मतलब मानव द्वारा सबसे पहले अगर किसी धातु का प्रयोग किया गया है तो वो है तांबा। किसका प्रयोग किया गया? तांबा। तो तांबे से पहले क्या था? तांबे से पहले पत्थर था। इसलिए तो हम पाषाण काल पढ़ते आए थे, है ना। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, है ना। फिर पाषाण के साथ, पाषाण के मतलब पत्थरों के ही सारे औजार, पत्थरों के ही हमारे सारे टूल्स, सारे उपकरण पत्थरों के। ठीक है, आज भी हमें पाषाण का आज भी प्रासंगिकता देखने को मिलती है। गांव में आप देखेंगे तो
जब किसी घर में अगर सब्जी नहीं होती तो वो मिर्च को लेकर के उस पत्थर पर पाट करके खाना खाते हैं, तो वो प्रमाण पाषाण का है। तो पाषाण का वो एक उपकरण है। देखा होगा आपने भी, मैंने देखा है क्योंकि मैंने गाँवों में काफ़ी, मैं भी गाँव का ही रहने वाला हूँ, तो गाँव में मैंने काफ़ी ये देखा है, आपने भी देखा होगा। तो उसके बाद अगर तांबा आता है और पाषाण मतलब पत्थर, और पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग होता है तो ताम्र पाषाण काल आ जाता है। तो ताम्र पाषाण काल का हड़प्पा सभ्यता से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एविडेंस मिलते हैं। लेकिन तांबे में टिन मिलाने से क्या बन जाता है? कांसा। तांबे में टिन मिलाने से कांसा बन जाता है, और कांसे की भी बहुत सारे औजार और उपकरण हमें इस सभ्यता में देखने को मिलते हैं। इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है ना। कांस्य युगीन सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता है, ये बात ध्यान रहे। हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना, चांदी, तांबा, कांसा, पीतल आदि धातुओं से ये परिचित थे। ठीक है, ये मैंने दोबारा लिखा है कि कांसा कैसे बनता है, तांबा में टिन मिलाने से कांसा बन जाता है। मतलब इसमें अगर देखा जाए तो तांबा का जो अनुपात है 9 और टिन का जो अनुपात है 1, तो इस प्रकार से ये कांसा बनता है। और पीतल भी अभी आजकल वर्तमान युग में पीतल के बहुत सारे जो बर्तन हैं हमारे घर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, पीतल कैसे बनता है? तांबा में जस्ता मिलाने से पीतल बन जाता है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता से तांबा गलाने की 16 भट्टियाँ प्राप्त हुई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो ध्यान रहे आपको। ठीक है, मोहनजोदड़ो से बड़ी मात्रा में गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं। मोहनजोदड़ो से बड़ी मात्रा में गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं, ये बात ध्यान रहे। इस काल में मृदभांडों का निर्माण कुम्हार की चाक से होता था। कुम्हार का चाक देखा होगा, कुम्हार जो बर्तन बनाता है, ऐसे दिए बनाता है, सिकोरा बनाता है, वो चाक ऐसे है ना, उस चाक पर मिट्टी रख करके फिर वो उस मिट्टी को अलग अलग आकृति देता है ना, उससे वो कुम्हार का चाक है। तो उससे कई प्रकार के बर्तन हमें देखने को मिलते हैं इस काल में। तो देखिए, जो वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता है, जो वो दौर उस समय शुरू हो चुका है और आज भी हमें ये देखने को मिलता है। लेकिन ऐसी बात नहीं कि हाथ से नहीं बनाते थे, कुछ बर्तन हाथ से भी बनाते थे, ये बात भी ध्यान रहे आपको। ठीक है, अब मृदभांड मुख्यतः लाल एवं काले रंग के थे। ठीक है, ये प्राचीन वाली बात कर रही है। लेकिन उत्तर हड़प्पा काल में आप गैरिक मृदभांड देखेंगे। मृदभांड से संबंधित हम टॉपिक की बात करेंगे तो देखिए, हड़प्पा काल का जो मृदभांड है, प्रमुख मृदभांड है, वो गैरिक मृदभांड है। फिर हम उसके बाद में काला एवं लाल मृदभांड की बात करेंगे, है ना। फिर चित्रित धूसर की मृदभांड की बात करेंगे, और फिर NBBW। ठीक है, काले एवं लाल चमकीले मृदभांड। तो ये मृदभांड का भी एक समय था, एक अलग अलग दौर था। मृदभांड भी अलग अलग समय के दौर में बदलते रहे हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। तो मोहनजोदड़ो के मृदभांडों पर लेख नहीं मिले हैं, किंतु हड़प्पा के बर्तनों पर लेख मिले हैं। मतलब लिपि मोहनजोदड़ो के मृदभांडों पर नहीं मिली है, और लिपि जो है हड़प्पा के बर्तनों पर मिली है। मोहनजोदड़ो से कुंभकार के भट्टे के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं, ये बात ध्यान रहे। सबसे प्रमुख जो उद्योग था वो वस्त्र उद्योग था, और सूती वस्त्र के हमें काफ़ी प्रमाण भी मिले हैं। सीप एवं मोती उद्योग के प्रमाण लोथल और बालाकोट से मिलते हैं। लोथल गुजरात, बालाकोट जो है वो आपके अपने गुजरात में ही स्थित है, ये भी ध्यान रहे आपको। माला के मनके और मुहर बनाने के जो कारखाने हैं वो लोथल, बनावली, चनुदड़ो से प्राप्त होते हैं। शंख शिल्प का केंद्र जो है वो बालाकोट और नागेश्वर से प्राप्त होता है। अगली बात करते हैं, कार्नेलियन मनकों का जो कारखाना है वो चनुदड़ो और मोहनजोदड़ो से इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। मोहनजोदड़ो व कालीबंगा से सूती वस्त्र के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं, अभी बात करी थी। ठीक है, अब बात करते हैं व्यापार कैसा था इनका। व्यापार तो वैसे सुदृढ़ था, कृषि पर आधारित थे, लेकिन इनका व्यापार प्रमुख भूमिका निभाता था। इनका जो व्यापार था वस्तु विनिमय था। वस्तु विनिमय का मतलब सिक्का नहीं था, मुद्रा नहीं थी, मतलब वस्तु के बदले वस्तु को देख करके लेते थे। जैसे आज भी आप पहले गांव में होता था कि खिलौने वाला आता था, वो खिलौने वाला, हमारे पास पैसे नहीं होते थे तो हम उसको गेहूं धान दे करके हम खिलौने लेते थे। तो आपने भी देखा होगा, तो हमने क्या दिया, उसको धान दिया, मतलब वस्तु के बदले वस्तु ली, यही वस्तु विनिमय है, मतलब मुद्रा का प्रयोग नहीं था। मेलुहा, एक शब्द लिखा हुआ मेलुहा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार किनसे होता था? मेसोपोटामिया से, मिस्र से। तो मेसोपोटामिया लोग सिंधु घाटी सभ्यता को, मतलब सिंधु को मेलुहा नाम से संबोधित करते थे। ये मेलुहा नाम किसे कहा गया है? सिंधु को ही, सिंधु सभ्यता को ही वो मेलुहा कहते थे। तो ये बात ध्यान रहे। मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर सुमेरियन ढंग की नाव का चित्र का अंकित है। मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर सुमेरियन ढंग की नाव का चित्र अंकित है। ये बात साफ साफ बताता है कि हमारा जो व्यापारिक संबंध थे सुमेरियन से, बेबीलोन सभ्यता से, मेसोपोटामिया सभ्यता से। इसके प्रमाण और भी आपको देखने को मिलेंगे। फारस की मुहर हमें प्राप्त हुई है, और फारस की मुहर प्राप्त हुई है, एक बेलनाकार मुहर प्राप्त हुई है।
फारस की मुहर जो प्राप्त हुई है वो लोथल से प्राप्त हुई है, गुजरात के लोथल से। और बेलनाकार मुहर जो प्राप्त हुई है वो आपको कालीबंगा से, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा, वहाँ से आपको बेलनाकार मुहर प्राप्त होती है। ये इस बात का द्योतक है कि हमारा व्यापारिक संबंध था मेसोपोटामिया से, इतने प्रमाण मिल रहे हैं तो हम साफ साफ कह सकते हैं। इन सब व्यापार में जो बिचौलिया की भूमिका निभाता था वो था बहरीन द्वीप, दिलमुन, है ना। ये ध्यान रहे आपको, ये दिलमुन क्या करता था, बिचौलिया की भूमिका निभाता था। ठीक है, अब बात करते हैं सूसा उर निपुर किस उमा। ये क्या, ये शहर है, कहाँ के, मेसोपोटामिया के शहर है। ये मेसोपोटामिया सभ्यता के शहर है सूसा उर निपुर किस उमा। यहाँ से हमें सिंधु सभ्यता की मुहरों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों के प्रमाण हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, सूसा उर निपुर किस उमा से देखने को मिलते हैं। और एक और शहर है तेल अस्मार, ये भी मेसोपोटामिया सभ्यता का ही है। यहाँ से हमें सिंधु घाटी सभ्यता की वस्तुएं देखने को मिलती है। सूसा और निपुर किस उमा से इस सभ्यता की मुहरें देखने को मिलती है और तेल अस्मार से इस सभ्यता की वस्तुएं देखने को मिलती है। अब बात करते हैं माप तोल की प्रणाली कैसी थी। माप तोल की जो प्रणाली थी वो 16 के गुणज में थी, है ना। 16, 64, 160, 320, 640 इस प्रकार के गुणज में थी। और इनके बाढ़ दशमलव प्रणाली पर आधारित थे। और सबसे अधिक प्रचलित जो बाढ़ था वो 16 मान का ही था। 16 के जो था, 16 का जो मापन है इसी का था, जिसका वजन 13.625 ग्राम था। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ा है इसका व्यापारिक जो संबंध है। तो अब तक हमने बात की है सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन में कृषि से संबंधित, भी कृषि प्रधानता इसकी थी। कृषि से इसका बहुत बड़ा जड़ से जुड़े हुए थे। मेहरगढ़ ने बिल्कुल इन्हें एक क्रमबद्धता देते हुए इस सभ्यता को आगे बढ़ाया है। और उसके बाद हमने बात की है इसकी पशुपालन से संबंधित। पशुपालन में ये गाय, बैल और ऊँट, हाथी इन पालते थे, लेकिन गाय, ऊँट और इनके प्रमाण हमें मुहर में देखने को नहीं मिलते, इनसे कोई मुहर नहीं मिली है। घोड़े से संबंधित बात भी की हमने। घोड़ा जो था उसकी जो अस्थिपंजर हमें मिले, उसकी जो हड्डियाँ मिली है वो सुरकोटला से मिली है। गुजरात के सुरकोटला से हमें घोड़े की हड्डियाँ देखने को मिलती है। लेकिन घोड़े की टेराकोटा मूर्तियाँ भी देखने को मिलती है हमें, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। घोड़े के दांत हमें कहाँ मिलते हैं, राणा गुंडई से। लेकिन फिर भी सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक इतिहासकारों का मानना है कि संभवतः घोड़े से वो लोग अपरिचित थे। इतनी बातें करने के बाद भी, फिर भी घोड़ा का प्रमाण मिलने के बाद भी हम अभी तक प्रमाण पूर्ण रूप से पहुंच नहीं पाए। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रहे कि अगर प्रश्न आता है कि घोड़े की हड्डियाँ कहाँ मिली है, तो सुरकोटला से। घोड़े के दांत कहाँ मिले, राणा गुंडई से। ठीक है, और घोड़ा की टेराकोटा मूर्तियाँ कहाँ मिली है, वो हमें मिली है अपने मोहनजोदड़ो से। तो पशुपालन से संबंधित बात की। फिर हमने उसके बात करी, हमें उसके आर्थिक जीवन को लेकर के व्यापार से संबंधित बात शुरू की थी। व्यापार में हमने देखा था कि किस प्रकार से मेसोपोटामिया और मिस्र सभ्यता से व्यापार होता था। मिस्र सभ्यता से जो व्यापार होता था वो लोथल से होता था, और मेसोपोटामिया का जो व्यापार सुतका गेंडोर से, जिसकी बिचौलिया की भूमिका निभाता था, बहरीन द्वीप इसकी भूमिका निभाता था। और हमें प्रमाण भी मिले हैं, जैसे कि फारस की मुहर हमें कहाँ से मिली है, फारस की मुहर हमें लोथल से मिली है। और हमें बेलनाकार जो मुहर मिली है वो कहाँ से मिली है, कालीबंगा में हमें देखने को मिली है। तो इस प्रकार से हम क्रमबद्धता से इस प्रकार से सारे फैक्ट हमें पढ़े हैं। और आप एक बार फिर से दोबारा इस वीडियो को देखना। अगले इसी वीडियो को कंटिन्यू बनाएंगे अपन। तब तक के लिए धन्यवाद।